आप सभी का हमारे YouTube चैनल सोनू शर्मा विद हिंदी क्लास पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम BA द्वितीय वर्ष के फर्स्ट सेमेस्टर के हिंदी अनुवाद नामक पुस्तक में आज हम चौथी इकाई जो कि अनुवाद के साधन नामक है, इसके विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे कि आज अनुवाद के साधन कौन कौन से हैं। आइए क्लास को प्रारंभ करते हैं। ये क्लास ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी लोग इसको पढ़िए और समझिए। जो भी आप सबको इसमें ना समझ में आए वापस कमेंट्स कर दीजिए। आप सबको जो है वीडियो बनाकर जो है फिर से समझा दिया जाएगा। आइए क्लास का हम लोग सभी प्रारंभ करते हैं। कहा कि अनुवाद एक ऐसी प्रक्रिया है जो भाषा से जुड़ी हुई है। इसके अधिकतर बौद्धिक उपकरण भाषा विज्ञान से ही जुड़े हैं। मतलब अनुवाद एक ऐसी प्रक्रिया है जो भाषा से जुड़ी हुई है। इसे अधिकतर बौद्धिक उपकरण भाषा विज्ञान से ही जुड़े हैं। इन बुद्धि स्रोत और लक्ष्य भाषाओं का ज्ञान और मूल पाठ से जुड़ी हुई जानकारी एक अनुवादक के बुनियादी यंत्र है। मतलब स्रोत भाषा मतलब वह है जिस भाषा में, जैसे एक भाषा में ग्रंथ लिखा होता है उसका दूसरी भाषा में अनुवाद किया जाता है, तो जो मूल भाषा होती है उसको स्रोत कहा जाता है, और जिससे अनुवाद किया गया हो जिस भाषा में उसको लक्ष्य कहा गया है। ये बात कहने का स्रोत और लक्ष्य। मूल और जिस भाषा में ग्रंथ लिखा गया हो अनुवाद किया गया उसको लक्ष्य भाषा कहेंगे। स्रोत और लक्ष्य भाषाओं का ज्ञान और मूल पाठ से जुड़ी हुई जानकारी एक अनुवादक के बुनियादी यंत्र हैं। इन बुद्धिजीवी और भाषा वैज्ञानिक यंत्रों के अतिरिक्त कुछ बुद्धिजीवी गैर भाषा वैज्ञानिक साधन भी अनुवादक के लिए आवश्यक हैं, जैसे विषय की जानकारी, अनुवाद के क्षेत्र में अनुभव और कुछ ऐसे सहकर्मी जिनके साथ आवश्यकता पड़ने पर विचारों का आदान प्रदान हो सके। अनुवाद में कोश का महत्व, ये बड़े ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसे आप लोग जरूर नोट करिएगा। महत्व क्या है अनुवाद में, कोश का महत्व क्या है, आइए समझते हैं। अनुवाद करते समय अनुवादक में प्रायः 4 गुणों की आवश्यकता होती है। अनुवादक के प्रायः 4 गुणों की आवश्यकता होती है। पहला है स्रोत भाषा का अपेक्षित ज्ञान। स्रोत भाषा का उसे अपेक्षित ज्ञान होना चाहिए। मतलब जो मूल भाषा हो, जिस भाषा में ग्रंथ लिखा गया हो उस भाषा से उसे अपेक्षित ज्ञान होना चाहिए। मान लीजिए संस्कृत भाषा में मूल भाषा है, स्रोत भाषा है, स्रोत ग्रंथ है, तो उस स्रोत संस्कृत भाषा को हमें अच्छी तरह से ज्ञान होना चाहिए। और दूसरा लक्ष्य भाषा का उत्तम ज्ञान, उसके संस्कृत से जैसे हम हिंदी में अनुवाद कर रहे हैं तो हमें हिंदी भाषा का भी पूरा ज्ञान होना चाहिए। मूल विषय का ज्ञान, उसके साथ साथ हमको मूल विषय का ज्ञान होना चाहिए और उसके साथ अभ्यास। ये बताया कि अनुवादक के प्रायः 4 गुण होते हैं। एक स्रोत भाषा का अपेक्षित ज्ञान होना चाहिए, लक्ष्य भाषा का उत्तम ज्ञान होना चाहिए और मूल विषय का ज्ञान होना चाहिए और अभ्यास। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि अनुवादक के प्रायः गुण कौन कौन से होते हैं। इनमें से अभ्यास तो व्यक्ति सापेक्ष है, परंतु स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा के ज्ञान के साथ साथ विषय के ज्ञान के लिए साधनों और उपकरणों की जरूरत उसी प्रकार होती है जिस प्रकार किसी भौतिक वस्तु के निर्माण के लिए औजार और हथियारों की आवश्यकता होती है। जैसे किसी भौतिक वस्तु के निर्माण के लिए औजारों की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार से स्रोत और लक्ष्य भाषा के ज्ञान के साथ साथ विषय के ज्ञान भी जो है वो उपकरण या साधन जो हैं वो अनुवाद के क्षेत्र में प्रयोग किए जाते हैं।
वस्तुतः भाषाओं के अच्छे ज्ञाता होने के बाद भी भाषा के समस्त शब्दों के अर्थ प्रयोगों के ज्ञान की अपेक्षा कहीं से नहीं की जा सकती। इसलिए स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में अनुवाद करते समय अनुवादक को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई बार मूल पाठ में अनेक अप्रचलित शब्दों का प्रयोग होता है और उसके अनुवाद के लिए सही अर्थ ढूंढना आवश्यक होता है। कई बार किसी शब्द का अर्थ संदर्भ विशेष में अलग छटा लिए होता है, अतः इसका समुचित और सटीक अर्थ सुनिश्चित करने हेतु प्रयास किया जाता है। इन परिस्थितियों में स्रोत भाषा के एक भाषी शब्दकोश की आवश्यकता पड़ती है। मूल लेखक कई बार अपनी कृति में स्रोत भाषा के मानक रूप के स्थान पर उपभाषा अथवा बोली का प्रयोग कर लेता है। इस प्रयोग के अर्थ के लिए संबंध उपभाषा अथवा बोली के कोश का अध्ययन करना पड़ता है। साथ ही सांस्कृतिक भिन्नता के फलस्वरूप अनुवादक को कई बार मुहावरेदार प्रयोग में तथा भाषा प्रयोगों के पीछे सांस्कृतिक परंपरा होने के कारण उसमें स्पष्टता लानी पड़ती है। अतः इसे कभी कभी सांस्कृतिक कोश और पुराण कोश का अध्ययन करना पड़ता है। स्रोत भाषा के शब्द का लक्ष्य भाषा में समतुल्य शब्द का ज्ञान न होने पर सामान्य रूप से द्विभाषी कोश की मदद लेनी पड़ती है। किसी शब्द के अनेक पर्यायों में अर्थ का सूक्ष्म अंतर निहित होता है और कई बार स्रोत भाषा के एक शब्द के लिए लक्ष्य भाषा में अनेक समतुल्य शब्द होते हैं। इस स्थिति में शब्द के भाषा के शब्द का सूक्ष्म तथा सटीक अर्थ समझने के लिए और लक्ष्य भाषा में समुचित समतुल्य पर्याय का चयन करने हेतु थिसारिस तथा पर्याय कोश बहुत आवश्यक और उपयोगी सिद्ध होता है। ये थिसारिस और पर्याय कोश जो है नीचे अभी पीछे जो पढ़ाया जाएगा अभी वहाँ पर समझ लीजिए। मतलब किसी भाषा में एक ऐसे शब्द होते हैं जिनके कई अर्थ होते हैं। अगर उनका अनुवाद किया जाए तो जैसे हम कहना को दूसरे अर्थ में शब्द को कहना चाहते हैं और वह शब्द जो किसी सुनने वाला कोई दूसरा शब्द अर्थ लगा ले, तो इसके लिए क्या किया जाता है, तो उसके पर्याय कोश या थिसारिस कोश का जो है उपयोग किया जाता है। ये आगे पीछे भी बताया जाएगा। विषय विशेष अथवा कार्यक्षेत्र की परिभाषिक शब्दावली के लिए द्विभाषिक कोश के साथ साथ विषय विशेष का कोश या संबंध परिभाषिक शब्दावली का प्रयोग करना पड़ता है। इससे कई बार मानक परिभाषिक शब्द का चयन करने में आसानी होती है। कई बार विषय वस्तु में कुछ ऐसी संकल्पनाएं या अवधारणाएं भी आ जाती हैं जो अनुवादक के लिए अपरिचित या अज्ञान होती हैं। इस कारण विषय के साथ पूर्व न्याय न होने की संभावना रहती है। अतः किसी विषय की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए विश्वकोश या ज्ञानकोश और विषय से संबद्ध परिभाषा कोश उपयोगी भूमिका निभाते हैं। ये सभी कोश जो हैं अभी आगे पढ़ाए जाएंगे। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अनुवाद प्रक्रिया में एक भाषी कोश, उपभाषा कोश, बोली कोश, द्विभाषी कोश, थिसारिस, पर्याय कोश, मुहावरा और लोकोक्ति कोश, उच्चारण कोश आदि उपयोगी साधन हैं जो विषय का सम्यक परिचय प्राप्त करने के लिए और विभिन्न संकल्पनाओं की स्पष्टता हेतु परिभाषा कोश, विश्वकोश, साहित्य कोश, परिभाषिक शब्दावली आदि भी महत्वपूर्ण उपकरण का कार्य करते हैं। ये आप लोग यहाँ तक पढ़ेंगे। अब कोश का अर्थ, ये प्रश्न जो है वो 2 नंबर में महत्वपूर्ण है। जैसे 3 नंबर का आता है शॉर्ट आंसर टाइप में क्वेश्चन, तो उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी लोग इसको विधिवत पढ़िएगा कि भाषा का कोई भी रूप जब तक बोलचाल के रूप में प्रचलित रहता है तब तक लोग अभ्यास और प्रयोगों के आधार पर ही शब्दों के अर्थ समझ लेते हैं। पर जब कोई भाषा पुरानी हो जाती है और उसके बोलने वालों के अतिरिक्त अन्य लोगों को भी उस भाषा की जानकारी आवश्यक प्रतीत होने लगती है,
तब उसके शब्दों के अर्थ जानने के लिए शब्दकोश का निर्माण जरूरी हो जाता है। तब जैसे आम समझिएगा कि जैसे आमतौर पर हम लोग भाषा में बहुत से शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब वो उस शब्दों के अर्थ को जानने के लिए जानकारी, तो जैसे हम लोग बोलते हैं, लेकिन जब उसी भाषा को अन्य लोग भाषा समझना चाहते हैं, तो जब अन्य लोग उस भाषा को समझना चाहते हैं तो उसके लिए जो है फिर शब्दकोश की आवश्यकता वहीं पर होती है कि उस शब्दकोश के द्वारा लोग जो लोग शब्द इस्तेमाल करते हैं उसका अर्थ वह निकाल कर उस भाषा के विषय में जान सकें। आगे है शब्दकोश शब्दों का ऐसा संग्रह होता है। आप लोग यहाँ से करेंगे। शब्दकोश शब्दों का एक ऐसा संग्रह होता है जिसमें शब्दों की वर्तनी, उसकी व्युत्पत्ति, व्याकरण निर्देश, अर्थ परिभाषा, प्रयोग और पदार्थ आदि का उल्लेख किया जाता है। शब्दकोश में क्या होता है? शब्दों की वर्तनी शुद्ध वर्तनी होनी चाहिए, उसकी व्युत्पत्ति होती है, व्याकरणिक निर्देश दिए जाते हैं, अर्थ परिभाषा होती है, प्रयोग और पदार्थ का उल्लेख किया जाता है। शब्दकोश के लिए अंग्रेजी में डिक्शनरी शब्द का प्रयोग किया जाता है। शब्दकोश को परिभाषित करते हुए भोलानाथ तिवारी ने लिखा है कि कोश ऐसे संदर्भ ग्रंथ को कहते हैं जिसमें भाषा विशेष के शब्दादि का संग्रह हो। यह संग्रह के साथ उनके उसी या दूसरी या दोनों भाषाओं में अर्थ पर्याय या विलोम हो, या विशिष्ट अथवा विभिन्न विषयों की प्रविष्टियों की व्याख्या, नामों, स्थान या व्यक्ति आदि का परिचय या कथनों आदि का संकलन क्रमबद्ध रूप में हो। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार कोश एक ऐसी पुस्तक है जिसमें किसी भाषा के शब्द और उसके अर्थ या तो उसी भाषा में या किसी दूसरी भाषा में समानतया वर्णाक्रम से दिए जाते हैं। प्रायः शब्दों के उच्चारण, उसकी व्युत्पत्ति और प्रयोग का विवरण भी उसमें रहता है। इस प्रकार शब्दकोश वह ग्रंथ है जिसमें शब्दों के व्याकरणिक निर्देश देने के साथ साथ उनके अर्थ को भी स्पष्ट किया जाता है। आप सभी लोग ये शब्दकोश का अर्थ देखेंगे और ये परिभाषाएं जो हैं भोलानाथ तिवारी के अनुसार और एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार जो है महत्वपूर्ण है। ये 3 नंबर का क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको ज़रूर तैयार करिएगा। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। अधिक से अधिक लोगों तक इस क्लास को पहुंचाइए। धन्यवाद।